जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे सबसे पहले आज, और कुछ बेसिक पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करने का मतलब है जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, क्या रीजन है, दूसरा कैटेनेशन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, क्या क्या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स हम लोग को डिस्कशन करना है, इन सब चीज़ों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जैसे सबसे पहला पार्ट जो हम लोग को एक्चुअल में डिस्कस करना होता है, उसमें पॉइंट ये होता है कि ये क्लास 10th में ही पढ़ा होगा एक्चुअल में। जैसे जब हम लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, तो हम लोग के पास मालूम है एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में अल्कली मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। उसके अलावा फिर पी ब्लॉक वाला पार्ट है, पी ब्लॉक वाले पार्ट में बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, इस टाइप का दे रखा है। इनफैक्ट जब आप एनसीईआरटी उठा के देखेंगे, तो एनसीईआरटी में क्लास 11th में भी कुछ कुछ फैमिलीज दे रखे हैं। कुछ कुछ फैमिलीज दे रखे होने का मतलब है कि 11th क्लास में ये सब चीजें मेंशन की रखी है। हाइड्रोजन हो गया, फिर उसके अलावा एस ब्लॉक हो गया, उसके अलावा बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली हो गया, नाइट्रोजन फैमिली हो गया। तो आखिर जब हम लोग अलग से ये फैमिली पढ़ ही रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन फैमिली वाला पार्ट हो गया, नाइट्रोजन फैमिली वाला पार्ट हो गया, ये सब फैमिली जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो फिर हम लोगों को कार्बन से रिलेटेड ये पूरा का पूरा टर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ये चीज हम लोग केवल कार्बन से रिलेट करके रखते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, 10th क्लास से सुनते आ रहे हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टर्म हम लोग यूज ही क्यों करते हैं, इसको हम लोग अलग से क्यों डिस्कस करते हैं। तो क्लास 10th में इस चीज से रिलेटेड एक छोटा सा पार्ट तुम लोगों ने डिस्कस किया होगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट करते हैं। और बेसिकली यही एक रीजन है कि हम लोगों को पूरे कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से रिलेटेड एक सिंगल यूनिट को बना के उसको अलग से डील करना होता है। क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं, जब हम लोग मॉलिक्यूल्स को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो जितने सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, उन एलिमेंट्स से रिलेटेड जितने कंपाउंड्स है, उससे कहीं ज्यादा कंपाउंड्स हम लोग के कार्बन से रिलेटेड है केवल। मतलब अगर हम लोग केवल कार्बन को लेके चले, तो कार्बन के जितने कंपाउंड्स है वो बाकी सारे एलिमेंट्स के कंबाइंड कंपाउंड्स के नंबर से भी एक्सीड कर जाता है। तो क्योंकि कार्बन में इतने सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उसी हायर नंबर, मतलब बहुत ज्यादा कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे बनाए भी जा सकते हैं। तो उसी हायर नंबर ऑफ कंपाउंड के एग्जिस्टेंस के वजह से हम लोग पूरे कार्बन से रिलेटेड प्रॉपर्टी, कार्बन से रिलेटेड रिएक्शंस, कार्बन से रिलेटेड जो भी एग्जिस्टेंस में जो भी हम लोग को ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग एक अलग यूनिट के फॉर्म में डिस्कस करते हैं, जिस चीज़ को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला करते हैं। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट को जब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट वही आता है कि कार्बन के इतने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इसका रीजन क्या होगा। तो हम लोग इसका शुरुआत यही से करेंगे। व्हाई डज वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन नेचर। आई श्रुति, बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताओ श्रुति। श्रुति, आवाज आ रही है। Sir, ऋषि। due to catenation property, ड्यू टू catenation property. ड्यू टू कैटेनेशन प्रॉपर्टी। चलो ठीक है, एक तो रीजन आया कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और तुम ही बताओ प्रीति, प्रीति कुमारी का जवाब आया था। तुम ही बताओ कैटेनेशन क्या होता है। चेन फॉर्म करता है, बॉन्डिंग ऑफ कार्बन्स। बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। क्या? सर कार्बन का ये चेन फॉर्म करता है। कैटेनेशन इस चीज को बोलते हैं क्या केवल, मतलब ऐसा बोलेंगे अगर कोई पूछेगा व्हाट इज कैटेनेशन, तो कार्बन का चेन फॉर्म करता है, ऐसा बोलेंगे क्या? नो सर। 10th क्लास में क्या डेफिनेशन पढ़ा था, अभी जस्ट पढ़ा है भाई 10th क्लास में। बहुत मार मारेंगे तुम लोगों को। आयुष, आयुष यस सर। बताओ भाई क्या होता है कैटेनेशन।
सेल्फ लिंकिंग चेन, सेल्फ लिंकिंग चेन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, वही सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम लोग कैटेनेशन बोल सकते हैं। इसका बेसिक मतलब यह है कि एक एलिमेंट खुद के एलिमेंट से आपस में कंबाइन करता चला जाएगा, लिंक का फॉर्मेशन करेगा, बेसिकली चेन का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कार्बन वाला पार्ट दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन से इस तरीके से कंबाइन करता चला जाता है। इस चीज को हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। इस चीज को हम लोग ओवरऑल सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी आराम से बोल सकते हैं। ये तो पहला पार्ट है जो हम लोग रीजन में कंसिडर करते हैं। उसके अलावा ऋषि बताओ भाई, और कोई रीजन? सर मैं भी कैटेनेशन ही जानता हूँ सर। कैटेनेशन के अलावा कोई और रीजन नहीं जानते हैं? ये तो एक ही नो सर। रीजन होता है, 10th क्लास में 2 रीजन बताया जाता है। अनिमेश, अरे अनिमेश, हाँ सर। अरे तू लास्ट क्लास एब्सेंट था ना? यस सर। सो रहा था? सर गांव में अब यहाँ लाइन नहीं रहता है। अच्छा, लाइन ही नहीं रहता है। ये बता, इतने नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं कार्बन के? कैटेनेशन के अलावा क्या रीजन है? सर सबसे ज्यादा अवेलेबल है क्या सर? सबसे इस चैप्टर का स्टार्टिंग में ही सर 2 रीजन था कुछ। हमको सर मालूम है, टेट्रावैलेंसी। तुम लोग को लिखाए भी थे हाँ सर, टेट्रा वैलेंसी। तुम लोगों को तो इतना मार मारेंगे ना, बाकी लोगों का तो चलो ठीक है, इन लोगों को बता रखा है। अभी 10th क्लास में ये टॉपिक मैंने ही पढ़ाया था। इनफैक्ट 3 रीजन बताए थे, तुम लोग को 2 भी रीजन नहीं बताए थे। अनुष्का, टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है? सर इसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। इसका 4 वैलेंसी 4 वैलेंस होगा। इलेक्ट्रॉन का, हाँ, वैलेंसी वाला पार्ट 4 होगा। बेसिकली हम लोग कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 के बराबर रख सकते हैं। कोई और रीजन बताया था इतने सारे कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट करते हैं? आइसोमेरिज्म। नहीं, आइसोमरिज्म तो कंपाउंड एक का एग्जिस्टेंस है, वो रीजन थोड़े ना है। सर दे रिएक्ट स्लोली। दे रिएक्ट स्लोली, तो स्लो रिएक्ट करने से फायदा क्या होगा? सर ये लोग को ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। अरे तो उससे नंबर ऑफ कंपाउंड से क्या रिलेशन होगा? ठीक है, टेम्परेचर कम चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, उससे ज्यादा कंपाउंड या कम कंपाउंड कैसे बनेगा? इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बनेंगे नेचर में? और एक और चीज ध्यान दो, जैसे सब लोग ध्यान दो इस चीज पे। जैसे कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी और भी 2 एलिमेंट्स शो करते हैं। कौन कौन से, कुछ याद है? सल्फर, और उसके अलावा मैंने 2 बोला, सल्फर तो है, इसके अलावा और बताओ आयुष। एक तो सल्फर है, और याद नहीं आ रहा। गूगल मत कर लिया करना, ठीक है? नहीं सर, सल्फर और फास्फोरस, ये दोनों कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैन ऑल्सो शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। सीधा कैटेनेशन लिख देते हैं हम लोग। एक तो ये पार्ट है जो ध्यान रखने का है। एंड सल्फर का जो वैलेंसी है 6 के बराबर हो सकता है। मतलब ये चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, बट अभी के लिए मैक्सिमम वैलेंसी सल्फर का 6 हो सकता है, और जबकि फास्फोरस का मैक्सिमम वैलेंसी 5 हो सकता है। तो इस केस में एक चीज सोच के देखो, लॉजिकली है, एक चीज सोच के देखो, कार्बन कैटेनेशन शो कर रहा तो सल्फर भी कैटेनेशन शो कर रहा है, ठीक है? उसके अलावा कार्बन वाला पार्ट 4 ही वैलेंसी शो कर रहा है, जबकि सल्फर वाला पार्ट तो 6 वैलेंसी शो कर रहा है, और फास्फोरस 5 वैलेंसी शो कर रहा है। तो एक तो हम लोगों का कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी है, दूसरा वैलेंसी भी ज्यादा है, मतलब सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है। तो लॉजिकली ज्यादा कंपाउंड्स की जब बात करें हम लोग कि ज्यादा कंपाउंड्स किस में बन रहे होंगे, तो सल्फर और फास्फोरस में बनना चाहिए लॉजिकली। सल्फर एंड फास्फोरस कैन शो कैटेनेशन एज वेल एज हायर वैलेंसी देन कार्बन, तो डेफिनेटली ज्यादा कंपाउंड्स बनने चाहिए। लेकिन फिर भी सल्फर एंड फास्फोरस के ज्यादा कंपाउंड नहीं बनते, कार्बन के मिलियन कंपाउंड बनते हैं। ऐसा क्यों, इस चीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। अभी के लिए पॉइंट नोट कर लो। सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसको नोट कर लिया करो। Why does very large number of organic compounds exist in nature?
नोट करो पूरे पार्ट को। सर हाँ, सर मेरा रिजल्ट नहीं आया टेस्ट का। तो टेस्ट दिया था? टेस्ट दिए थे सर, तो टेस्ट दिया तो रिजल्ट कैसे नहीं आएगा? नहीं आया था सर। अच्छा, चलो एक बार कॉल करके पूछ लेना 8 बजे के बाद, ठीक है? ठीक बता देंगे क्या दिक्कत है। ठीक है सर। नोट कर लिया इस चीज को। तो अब हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसे सल्फर एंड फास्फोरस वाले पार्ट में हम लोग के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी है और वैलेंसी वाला पार्ट भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सल्फर एंड फास्फोरस वाले पार्ट ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं बना सकते। उसके पीछे एक रीज़न होता है और उसी रीज़न वाले पार्ट को यहाँ पे वापस से नोट कर लो। नोट में पहले पॉइंट के बाद सेकेंड पॉइंट नोट कर लो। ऑल्दो सल्फर एंड फास्फोरस shows catenation and higher valency than carbon, still, और ये रीजन बहुत ही प्रॉपरली ध्यान रखने, एक वैसे क्लास 10th में भी नॉर्मली ध्यान रखने वाला होता है। Although sulfur and phosphorus shows catenation and higher valency than carbon, still they do not form, या they cannot form लिखो तो ज़्यादा बेटर है, they cannot form multiple bonds। जैसे क्लास 10th में सुना होगा अल्कीन अल्कीन अल्काइन, तो अल्काइन में डबल बॉन्ड है, सॉरी अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, अल्कीन वाले पार्ट में डबल बॉन्ड है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब हम लोग डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये पॉइंट का ध्यान रखना। ऑल्दो सल्फर एंड फॉस्फोरस शोज कैटिनेशन एंड हायर वैलेंसी देन कार्बन, स्टिल they cannot form multiple bonds with each other on a large scale, therefore they don't show very high number of compounds, very high number of compounds। सल्फर एंड फास्फोरस कैटिनेशन शो कर सकता है, ज़्यादा वैलेंसी भी शो कर सकता है, लेकिन एक चीज़ सोचो, लॉजिकल भी है। जैसे एक चीज़ देखा होगा, मान लो कि जो हम लोग वायर का ट्रांसमिशन कराते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होता है, कभी देखा है उसमें ऐसे? जैसे जब वायर का ट्रांसमिशन होता है तो उस केस में एक जगह वो बना हो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, टावर टाइप का चीज़ बना रहता है। फिर यहाँ से जब हम लोग दूसरे टावर में जाते हैं तो यहाँ से एक वायर वाला पार्ट ऐसे झूल रहा होता है, तो जब चीज खंबा, तो टावर उसी चीज को बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं तो उस तरीके से ये टावर वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा होता है। हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे, बीच का टावर हटा के सीधा यहाँ से सब वायर खींच दिया? ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे? क्या दिक्कत था? तो ज्यादा झूल जाता वो, मतलब नीचे।
क्यों ज्यादा झूल जाता है, उसको टाइट कर देते हैं। सर थर्मल कुछ होता है, सब थर्मल भूल कुछ होता है पक्का? थर्मल एक्सपेंशन होता है शायद, थर्मल ऐसे कुछ। एक्सपेंशन होता है शायद। तो अरे भाई मेरा तो ज्यादा वायर बर्बाद हो रहा है ना, यहाँ भी थर्मल एक्सपेंशन होगा, यहाँ भी थर्मल एक्सपेंशन होगा। अगर इसको हम लंबा रखते तो डेफिनेटली थोड़ा तो छोटा वायर होता, मेरा वायर बचता। बताओ भाई, कोई भी सोच के बताओ कि ऐसा क्यों। डिजाइन बनता है, अच्छा लगता है। डिजाइन बनता है अच्छा लगता, तो ऐसा काहे रख दिया, मतलब यही क्यों रखा, थोड़ा और डिजाइनदार कर देते ना। सर अगर वो लंबा रहेगा तो थोड़ा मतलब वीक रहेगा, लेकिन अगर बीच में कुछ रहेगा तो हाँ एग्जैक्टली, अगर उसको। वायर बहुत लंबा होगा तो बहुत लंबा होने की वजह से वायर का खुद का भी तो मास है, क्योंकि मेटल है, तो बहुत हेवी हो जाएगा। और अगर हेवी होगा तो वीक ज्यादा इजीली, मतलब जो वायर है टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि स्ट्रेंथ नाम की भी तो कुछ चीज होती है ना। मान लो कि हम लोग एक पत्थर है उसको एक रस्सी में बांधते हैं, तो मतलब पहले हम छोटे से धागे में बांधे, धागा अपने आप टूट जाएगा, फिर थोड़ा मोटा धागे में बांधे तो हो सकता है थोड़ा स्ट्रेंथ कवर कर पाए। लेकिन जब हम लोग उस पर ज्यादा फोर्स लगाना शुरू करेंगे तो वो चीज टूटेगा ही टूटेगा। जो वायर है वो जितना लंबा होगा उसका नीचे के डायरेक्शन में मास उतना ही ज्यादा फील होगा हम लोगों को, और जितना ज्यादा मास फील होगा उस वायर में टेंशन उतना ही ज्यादा क्रिएट होगा, वायर के टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से जब वायर को छोटा करते हैं तो उस केस में थोड़ा कम मास निकल के आता है, टेंशन थोड़ा कम क्रिएट होता है, और उतना फोर्स या उतना टेंशन वो वायर अपने आप हैंडल कर सकता है। तो केवल ये रीजन नहीं होता कि थर्मल एक्सपेंशन होगा, लॉजिकल सा रीजन है। बहुत लंबा वायर कर देंगे तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन मास ज्यादा हो जाने की वजह से टेंशन ज्यादा होगा, और अगर टेंशन ज्यादा होगा तो वो वायर टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग का कार्बन चेन है, तो कार्बन चेन में हम लोग बहुत लंबा लंबा कार्बन चेन बना सकते हैं, 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बहुत लंबा कार्बन चेन होगा तो उसके टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी में कहीं कहीं पे हम लोग सिंगल के जगह पे डबल बॉन्ड डाल दें, तो डबल बॉन्ड डालने से हम लोगों को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल गया तो ये वायर थोड़ा, जो वायर था वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर स्ट्रांग हो गया तो फिर लंबा चेन भी आराम से एग्जिस्ट कर सकता है। बट यही प्रॉब्लम सल्फर के साथ है। सल्फर वाले पार्ट नॉर्मली इस तरीके से डबल बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, और फॉस्फोरस भी नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाते, इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग का वेट करना पड़ेगा। जो टॉपिक तुम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री में चलेगा उसमें चीज समझ में आएगा तुम लोगों को कि सल्फर वाला पार्ट और फॉस्फोरस वाला पार्ट क्यों डबल बॉन्ड नहीं बना पाते। लेकिन अभी के लिए मान के चलो कि सल्फर और फॉस्फोरस डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। तो जब इनका चेन लंबा होना शुरू होगा, ऐसा नहीं कि सल्फर का चेन लंबा नहीं होता है, सल्फर वाला पार्ट S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि एक्चुअल में क्राउन शेप में एग्जिस्ट करता है। ये शेप होता है सल्फर में जब S8 की बात करते हैं, मतलब 8 सल्फर आपस में अटैच्ड फॉर्म में रह सकता है। लेकिन बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स में जब जाएंगे तो स्ट्रक्चर्स में जो बॉन्ड्स हैं ये सब बॉन्ड्स वीक होना शुरू होंगे, आराम से ब्रेक कर सकते हैं। तो जब वहां पे डबल बॉन्ड होता तो एक्स्ट्रा बॉन्ड स्ट्रेंथ आता, ब्रेक होने की टेंडेंसी थोड़ी घट जाती। लेकिन सल्फर फास्फोरस इस तरीके का मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाता है, तो इसी वजह से सल्फर एंड फास्फोरस वाले पार्ट के बहुत ज्यादा लंबे लंबे चेन्स नहीं बन सकते। छोटे चेन्स बनेंगे तो मैक्सिमम कितना कंपाउंड बना पाएगा, जितना बना सकता उतना बनाता ही है। लेकिन चेन बहुत ज्यादा होता तो कंपाउंड्स की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती, क्योंकि चेन ज्यादा होने का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो अटैच्ड हैं वो बहुत ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज्यादा है, जैसे एक कार्बन की जगह 2 कार्बन हो गया, 2 की जगह 4 हो गया, 4 की जगह 8 हो गया, 8 की जगह 32 हो गया, तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हुए तो उससे अटैच्ड हम लोग नए नए एटम्स के नंबर को भी आराम से बढ़ा सकते हैं, वेरियस टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। ये एक पार्टिकुलर पॉइंट है जिसके वजह से कार्बन के मिलियन ऑफ मिलियन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सल्फर फास्फोरस के केस में ये एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इस एक छोटे से पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना, सिंपल सा पॉइंट है बट ध्यान रखना। कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ, देयरफॉर लार्जर कार्बन चेन्स कैन आल्सो बी फॉर्म्ड, और जो सबसे बड़ा रीजन है कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स के फॉर्मेशन से रिलेट करने के लायक। ठीक है, ये तो सबसे पहला पार्ट है जो हम लोग को डिस्कशन करना होता है। और इस डिस्कशन करने के बाद फिर हम लोग कुछ
कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड डिस्कशंस की बात कर, मतलब डिस्कशन की बात करने का मतलब बेसिकली कार्बन चेन के रिप्रेजेंटेशन की बात करनी होती है हम लोगों को। जैसे क्लास 10 से पढ़ा था तुम लोगों ने, मीथेन जो है उसका फॉर्मूला CH4 होता है, उसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन के ऊपर टोटल 4 हाइड्रोजन्स। फिर मान लो इथेन की बात करते हैं, तो इथेन में C2H6 वाला पार्ट हो गया, तो क्लास 10 में हम लोग इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते थे, ये 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के ऊपर हम लोग के पास हाइड्रोजन्स वाले पार्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस टाइप से कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन खुद सोचो कि ऐसे रिप्रेजेंट करने में टाइम खराब नहीं होता है क्या? मतलब जैसे क्लास 10th में तो जस्ट इंट्रोडक्शन था, तो चलो काम चल गया कि इंट्रोडक्शन में हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किए, टाइम था अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। बट 11th क्लास में हम लोग कम्प्लीटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग से पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा मान के चलो कि पूरे केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब अप्रोक्सीमेटली 33% है पार्ट। तो बार बार ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो और मिलियन एंड मिलियन ऑफ कंपाउंड है, तो और भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा, तो इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन करना काफ़ी हेक्टिक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो हम लोग इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को दूसरे फॉर्म्स में अरेंज करने की कोशिश करते हैं, और उन फॉर्म्स को हम लोग अभी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। उन फॉर्म्स को सीखना है तुम लोगों को कि हम लोग कंपाउंड्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या कंसिडरेशंस का ध्यान रखना है, वो सारे के सारे पार्ट को हम लोग आराम से एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे। जैसे एक तो ये पार्ट है कि कंपाउंड कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये तो अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे मॉलिक्यूलर फार्मूले का मतलब क्या होता है। लेकिन जब हम लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे ऑन पेपर, मतलब उसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे, तो स्ट्रक्चर के रिप्रेजेंटेशन में हम लोग वेरियस टाइप के रिप्रेजेंटेशन की बात कर सकते हैं। 2 डायमेंशन वाला पार्ट अलग है, 3 डायमेंशन वाला पार्ट थोड़ा अलग है। तो हम लोग पहले 2 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, फिर हम लोग आगे जाके 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन वाले पार्ट की बात करेंगे। तो छोटा सा हेडिंग डाल देना अपने कॉपी में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, representation of organic compounds। और उसमें जैसे सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग यूज करते हैं, उस चीज को हम लोग नॉर्मली एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब सब कुछ हम लोग आराम से बिल्कुल ओपन करके चल रहे हैं, मतलब बिल्कुल एक्सपैंड करके चल रहे हैं। जैसे अभी ऊपर लिखा था CH4 है, तो CH4 वाले पार्ट में हर एक एलिमेंट के साथ कार्बन का जो बॉन्ड है, मतलब बेसिकली कार्बन के जितने भी बॉन्ड्स हैं, उन सारे बॉन्ड्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी एलिमेंट्स के बॉन्ड की बात नहीं कर सकते हम लोग, बाकी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कार्बन से अटैच्ड जितने भी बॉन्ड्स हैं, उन सारे के सारे बॉन्ड्स को हम लोग को कंसिडर करके चलना होगा। और जब सारे बॉन्ड्स को कंसिडर करके चलेंगे, तो ये देखते हुए काम करना होगा कि कौन से एलिमेंट के साथ कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो पा रहा है। जैसे CH4 वाले पार्ट में कार्बन के साथ एक बॉन्ड हाइड्रोजन वाला पार्ट बनाता चला जाएगा, बेसिकली कार्बन 4 बॉन्ड बना पाएगा। ये हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म है। मान लो हम लोग C2H6 की बात करें, इथेन वाला पार्ट, तो इथेन वाले पार्ट में 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होगा। उसके अलावा सारे के सारे हाइड्रोजन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं आराम से, मतलब बेसिकली सारे बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करना है। ये दोनों स्ट्रक्चर नोट करो, फिर हम लोग तीसरे चौथे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बहुत एलिमेंट्री फॉर्म है, क्लास 10 में पढ़ रखा है, मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब हम लोग C2H4 की बात करेंगे, तो C2H4 वाले पार्ट में 2 कार्बन है और दोनों पे 2 हाइड्रोजन वाले पार्ट। तो इस केस में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। उस डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, उस चीज को हम लोग अभी आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस ये है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक एक बॉन्ड। लेकिन जितने बॉन्ड्स कार्बन से एसोसिएटेड है, उन सारे बॉन्ड्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हुए काम करेंगे। मान लो हम लोग इथेनॉल की बात करते हैं, इथेनॉल वाले पार्ट में 2 कार्बन है और उसके अलावा एक OH ग्रुप होता है। इथेनॉल क्लास 10 से सुना होगा, अल्कोहल वाला पार्ट, एक OH ग्रुप होता है।
तो एक कार्बन पे, इसको ऐसा भी लिख सकते थे हम लोग बेसिकली, C2H5OH वाले पार्ट को CH3CH2OH, ऐसा लिखने का एक तरीका होगा, जस्ट अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो एक कार्बन के ऊपर टोटल 3 हाइड्रोजन्स हैं और दूसरे कार्बन वाले पार्ट के ऊपर 2 हाइड्रोजन्स हैं और उसके अलावा एक OH वाला ग्रुप है। अब ये OH वाले ग्रुप में जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे कार्बन से अटैच्ड बॉन्ड नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन से अटैच्ड बॉन्ड है। तो जो कार्बन का बॉन्ड था वो तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन वाले पार्ट पे छोड़ सकते हैं। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम लोग OH वाले पार्ट को केवल यहीं पर रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग को OH जहाँ रिप्रेजेंट करना है आराम से कर सकते हैं, जैसे ऊपर वाले पार्ट में हम लोग H डाल दे और नीचे वाले पार्ट में हम लोग आराम से OH वाले पार्ट को लिख सकते हैं। तो ये हम लोग के कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन का पार्ट हो सकता है। जैसे मान लो ये टर्म सुना होगा शायद से, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का फॉर्मूला सुन रखा होगा, C2H6O, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सॉरी C3H6O। इसमें 3 कार्बन होते हैं और 3 कार्बन वाले पार्ट में ऐसा स्ट्रक्चर निकल के आता है। पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन वाले पार्ट पे 3 हाइड्रोजन और बीच वाले कार्बन पे एक ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन वाला पार्ट 2 बॉन्ड बना के रहता है। जैसे क्लास 9th में सुना होगा या 10th में भी सुना होगा, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। इसका मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। तो जब 2 बॉन्ड बना सकता है तो आइदर एक एलिमेंट के साथ दोनों बॉन्ड बना ले, जैसे इस केस में दे रखा, जब एक ही एलिमेंट के साथ दोनों बॉन्ड बना ले, या फिर ऑक्सीजन वाला पार्ट जस्ट ऊपर वाले केस में दे रखा, ऑक्सीजन वाला पार्ट 2 अलग अलग एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाए। तो जब ऑक्सीजन एक ही एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, और जब ऑक्सीजन वाला पार्ट 2 एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो दोनों के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो इस केस में आइदर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा या फिर ऑक्सीजन 2 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, बट जनरली ऑक्सीजन वाले पार्ट 2 बॉन्ड बना के रहेंगे। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। ये चारों स्ट्रक्चर्स नोट कर लो। अभी केवल रिप्रेजेंटेशन है, इस चीज को सीखना है तुम लोगों को कि हम लोग इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले पार्ट को, और उसको फिर अभी प्रैक्टिस कराना शुरू करेंगे। सर ये प्रोपेनॉन वाला फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। प्रोपेनॉन वाले स्ट्रक्चर में जैसे ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, जैसे यहाँ 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन वाला पार्ट, तो उस केस में जो कार्बन वाले पार्ट है वो तीनों स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हम स्ट्रक्चर केवल ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों कार्बन वाले पार्ट एक स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट करते हैं और उन तीनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब एक सिंगल लाइन होता है। ये अभी के लिए ध्यान रखो, मतलब ये बॉन्ड कैसे बन रहा, क्यों बन रहा, उस चीज पे हम लोग नहीं जा रहे हैं। और फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होंगे, लास्ट कार्बन वाले पार्ट पे भी 3 हाइड्रोजन होंगे। हाइड्रोजन का वैलेंसी सुना होगा 1 के बराबर होता है, तो हाइड्रोजन केवल एक ही बॉन्ड बना सकता है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, टेट्रा वैलेंसी। और एक ऑक्सीजन वाले पार्ट में जो प्रोपेनॉन होता है वो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, मतलब ऑक्सीजन आइदर डबल बॉन्ड बना पाएगा या फिर 2 सिंगल बॉन्ड बना पाएगा। तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग आराम से कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना के प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी तुमको स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीखना है कि प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर ऐसा कैसे आया, अभी केवल रिप्रेजेंटेशन सीखना है कि प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर जो है उसको रिप्रेजेंट करने का वेरियस तरीका क्या हो सकता है। तो एक ये तरीका है, अभी और भी दूसरे तरीके मेंशन करने वाले हम। स्ट्रक्चर कैसे बना वो चीज सिखाएंगे अभी, बट स्ट्रक्चर अभी बनाना नहीं सीखना है। अभी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं केवल इस चीज को सीखना है। यहाँ तक के पार्ट को अगर नोट कर लिया तो फिर आगे मूव करते हैं हम लोग। जैसे पहला पार्ट जो हम लोग का एक्सपेंडेड फॉर्म था,
तो एक्सपेंडेड फॉर्म की जगह पे हम लोग दूसरा पार्ट यूज करते हैं, इस चीज को हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। और कंडेंस्ड फॉर्म में जो भी हम लोग के बॉन्ड्स होते हैं जनरली उसमें दो पार्ट काम कर सकते हैं हम लोग। एक पार्ट कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तो हम लोग कभी नहीं दिखाते, पहला चीज। तो एक पार्ट जहाँ पे हम लोग कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को नहीं दिखाएंगे, बट कार्बन के अलावा, मतलब सॉरी हाइड्रोजन के अलावा कार्बन अगर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रखा है तो उसको दिखा दिया करते हैं। एक ये पार्ट होता है। और दूसरे सिनेरियो में हम लोग कोई बॉन्ड नहीं दिखाते। जैसे मान लो ऊपर वाले सारे एग्जांपल्स की बात करें हम लोग, तो पहले वाले को तो नहीं हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि पहले वाले में तो एक ही एटम ही है कार्बन, उसमें रिप्रेजेंटेशन करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरे वाले पार्ट की बात करते हैं हम लोग। तो दूसरे वाले पार्ट को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम लोग के पास C2H6 है अगर, तो इसका हम लोग का एक्सपेंडेड फॉर्म कुछ इस तरीके से था कि दो कार्बन थे, दोनों के ऊपर तीन तीन हाइड्रोजन वाले पार्ट एग्जिस्ट कर रहे थे। जब इसको हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो कंडेंस्ड फॉर्म लिखते वक्त हम लोग कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उससे केवल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। लिखने का तरीका ऐसा होगा कि कार्बन के साथ राइट साइड में या लेफ्ट साइड में किसी भी साइड लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन के साथ टोटल 3 हाइड्रोजन थे, ये जो C1 है पहला कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन थे तो CH3। उसके अलावा दूसरा पार्ट एक और यहाँ कार्बन अटैच्ड है, उसमें भी 3 हाइड्रोजन है, तो इसी के जस्ट बगल में हम लोग CH3 लिख दें। एक ये तरीका हो सकता है जिसमें हम लोग एक भी बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बस सारे के सारे एटम्स को एक एक करके लिखते चले जा रहे हैं। मतलब जैसे C2H6 है, उसमें बस ये हम लोग लिख रहे हैं कि कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे, पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो CH3 ये लिखने का एक तरीका हो सकता है। बट क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इस चीज को हम लोग ज्यादा इलेबोरेटली ऐसा लिख सकते हैं कि ठीक है, हम लोग हाइड्रोजन के बॉन्ड को नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम लोग कार्बन के बॉन्ड्स को दिखा सकते हैं और दूसरे एलिमेंट के बॉन्ड्स को दिखा सकते हैं। मतलब हाइड्रोजन के बॉन्ड को कभी शो नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सारे बॉन्ड्स को हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। बस ये एक पार्ट ध्यान रखना होता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के बीच में हम लोग के पास सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम सर लोग, हाँ बोलो। कट कट क्या रहा है? कट कट क्या आ रहा है आवाज? बाकी लोग को भी दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं सर, क्लियर आ रहा है मेरा तो। तेरा सर ठीक है। तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा क्या? निमेश, सॉरी आयुष, तुमको दिक्कत हो रहा है? हाँ सर। यार नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तुम्हारा आवाज तो क्लियर आ रहा है। सर अभी मेरा भी नेटवर्क का प्रॉब्लम था तो नहीं आ रहा था आवाज। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो दिक्कत तो है। ठीक है, और आयुष अपना हाथ नीचे कर लो, क्या इतने देर से हाथ रेस कर रखा है? ठीक है, तो इस केस में जैसे कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड दिख रहा है हम लोग को, एक लाइन दिख रहा है, एक लाइन मतलब एक बॉन्ड है। तो इस केस में CH3 के बीच में हम लोग एक बॉन्ड आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको उल्टे साइड से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, ऐसा CH3 और यहाँ वाले पार्ट में CH3, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिप्रेजेंट करने का नॉर्मली ये तरीका फॉलो किया जाता है, CH3 के साथ सिंगल बॉन्ड CH3। इससे एक चीज पता चल जाता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स है या कार्बन और दूसरे एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स है। तो हम लोग इसको कंडेंस्ड फार्मूला बोलते हैं, लेकिन सेकंड वाले पार्ट को, थर्ड वाले पार्ट को भी हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो कंडेंस्ड फॉर्म में हम लोग कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को नहीं शो करेंगे, बस ये शो कर दिया करेंगे कि कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। तो उससे लॉजिकली पता चल जाएगा, जैसे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। और अगर उसके साथ 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मैक्सिमम एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो लॉजिकली कार्बन के 4 बॉन्ड्स में से 3 बॉन्ड्स तो हाइड्रोजन के साथ चले गए और एक बॉन्ड किसी दूसरे एटम के साथ जा रहा होगा। तो लिखने का ये रीजन होता है, हम लोग ऐसा रिप्रेजेंटेशन आराम से यूज करते हुए काम कर सकते हैं। जैसे मान लो बाकी एग्जांपल्स की बात करते हैं, C2H4 हो गया, C2H5OH हो गया। तो इन सब एग्जांपल्स को अगर कंसिडर करें, ये एग्जांपल नोट कर लो C2H6 वाले पार्ट को। थोड़ा बोरिंग चीज है ये, लेकिन ये सीखो, क्योंकि क्लास 12 में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है, उनको कार्बन काउंट करने में दिक्कत होता है, उनको फंक्शनल ग्रुप पहचानने में दिक्कत होता है, इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ाते हैं। अदरवाइज हम लोग को ये टॉपिक नहीं पढ़ाया गया था कभी। ये टॉपिक खुद से पढ़ने की चीजें होती हैं, बट 12 में दिक्कत होता है लोगों को, इसलिए हम आराम से डिस्कशन कर रहे हैं इस चीज का। और जहां भी दिक्कत होगा पूछते चले जाना।
चलो ध्यान दो, जब C2H4 वाले पार्ट की बात करेंगे तो C2H4 वाले पार्ट में पहले वाले कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, दूसरे पे भी 2 हाइड्रोजन है। तो एक ये तरीका हो सकता है CH2CH2। अब इस फॉर्मूले में यहाँ से कंफ्यूजन शुरू होता है CH2CH2। तो ध्यान ये रखते हुए काम करना है, पहले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर पहले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है, इसका बेसिक मतलब क्या है, एक कार्बन तो 4 बॉन्ड बना सकता था जिसमें से 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ चला गया। तो पहले कार्बन का मतलब C1 इसको मेंशन कर दिया, इसको C2 मेंशन कर दिया, तो C1 का 2 बॉन्ड खाली है। C2 भी 4 बॉन्ड बना सकता था जिसमें से 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। इसका मतलब C2 वाले पार्ट का भी 2 बॉन्ड खाली है। तो C1 और C2 दोनों का 2-2 बॉन्ड खाली है, दोनों को बॉन्ड तो बनाने ही बनाने हैं। इसका मतलब दोनों पार्ट आपस में डबल बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेगा। तो भले ही हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड लिख नहीं रहे हैं पहले वाले स्ट्रक्चर में, लेकिन अंडरस्टूड है कि वहाँ पे हम लोग का डबल बॉन्ड होना चाहिए ताकि हम लोग का टेट्रा वैलेंसी हमेशा सेटिस्फाइड रहे। जब तक कार्बन के ऊपर कोई चार्ज ना हो प्लस या माइनस, तब तक हमेशा कार्बन टेट्रा वैलेंसी फॉलो करेगा ही करेगा। इस एक पार्ट को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। और इसको रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका ले सकते थे हम लोग, CH2 और दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 मेंशन कर दिया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये सब फॉर्मूला या फिर ये तरीका जनरली हम लोग का सबसे नेचुरल तरीका होता है जिसको हम लोग रेगुलरली यूज किया करेंगे कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। नोट कर लो इस एग्जांपल को। चलो नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे ध्यान देते हैं। जब हम लोग C2H5OH वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन था, दूसरे कार्बन वाले पार्ट पे 2 हाइड्रोजन था और एक OH वाला पार्ट था। जब इसको कंडेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उस केस में CH3, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे दे रखा पहले वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन तो CH3, उसके बाद सेकेंड वाले कार्बन पे क्या हो गया, हेलो, पहले वाले कार्बन पे CH3, उसके बाद दूसरे वाले कार्बन पे CH2 और उसके अलावा OH है। तो हम लोग CH3 के साथ CH2 लिखेंगे और उसके अलावा यहाँ पे OH वाला पार्ट लिखेंगे। ये लिखने का तरीका होगा। हाइड्रोजन में जो ये OH ग्रुप है इसके हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है ना कि कार्बन के साथ। तो इसीलिए जब भी कभी हम लोग कार्बन के साथ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे तो केवल उन्हीं हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे जो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। जैसे C1 वाले पार्ट से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो CH3, C2 वाले पार्ट से 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो CH2, और फिर उसके बाद OH ग्रुप था अपना, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे OH लिख सकते हैं। और इसको हम लोग और तरीके से अगर रिप्रेजेंट करें तो ऐसा लिख सकते हैं, पहले CH3 है, उसके बाद CH2 है और उसके बाद एक OH ग्रुप है। CH3 और CH2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, CH2 और OH के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। तो CH3 CH2 OH ये रिप्रेजेंट करने का हम लोग का एक नॉर्मल तरीका होगा। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग हमेशा कंडेंस्ड फॉर्म बोलेंगे जहाँ पे कोई भी बॉन्ड हम लोग मेंशन करते हुए नहीं चल रहे हैं। नोट करो डायग्राम। और उसके बाद सबसे लास्ट वाला एग्जांपल प्रोपेनॉन वाले पार्ट का डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग। प्रोपेनॉन वाले पार्ट में ऐसा मेंशन किया था तुम लोगों को फॉर्मूला, पहले वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन थे, जस्ट उसके बगल वाले कार्बन पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था और उसके जस्ट आगे वाले पार्ट में 3 हाइड्रोजन थे। एक बार खुद से सोच के देखो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, खुद से सोच के देखो इसका कंप्लीट कंडेंस्ड फॉर्म कैसा होगा और ये नीचे वाला फॉर्म कैसा होगा। एक बार खुद से सोच के देखो, ड्रॉ करके देखो, और हम आंसर बता रहे हैं उसके बाद।
हेलो। ट्राई कर लिया तो क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं। जैसे अगर हम लोग प्रोपेनॉन वाले पार्ट का कंडेंस्ड फॉर्म यूज करेंगे तो पहले हम लोग के पास कार्बन नंबर 1 पे 3 हाइड्रोजन था, फिर उसके बाद जो कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन है, बट उसका बॉन्ड तो रिप्रेजेंट करना नहीं है तो यहाँ पे सी के साथ ऑक्सीजन मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद एक और कार्बन है तो इस केस में कार्बन के ऊपर हम लोग 3 हाइड्रोजन मेंशन करेंगे। तो CH3 CO CH3 ये लिखने का तरीका होगा, मतलब लेफ्ट टू राइट बस ऑर्डर में लिखते चले जा रहे हैं। पहले कार्बन के साथ क्या था, 3 हाइड्रोजन तो CH3, दूसरे कार्बन के साथ क्या था, ऑक्सीजन तो CO, और तीसरे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन तो CH3 लिख दिया। इस चीज को हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म बोल सकते हैं। और इस तरह का ही फॉर्म सबसे कंफ्यूजिंग होता है एक्चुअल में, लोगों को यही चीज नहीं समझ में आता कि इसमें कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। बट हमेशा लेफ्ट टू राइट में अगर वैलेंसी को सेटिस्फाई करना शुरू करेंगे तो अपने आप स्ट्रक्चर समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो सबसे लेफ्ट वाले साइड की बात करें तो कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, मतलब कार्बन का 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका, तो कार्बन केवल एक ही बॉन्ड बना पाएगा, सिंगल बॉन्ड। उसके जस्ट बगल में वो कार्बन वाला पार्ट दे रखा, तो यहाँ पे कार्बन वाला पार्ट है उसको मेंशन कर दिया। अब उसके बाद दो पॉसिबिलिटी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लो पहले CH3 था, फिर कार्बन वाला पार्ट था, फिर OCH3 है, तो एक पार्ट ये ले सकते थे हम लोग O के साथ CH3, एक ये पॉसिबिलिटी। और दूसरा कार्बन के साथ दूसरा CH3 हो गया और दूसरा एक ऑक्सीजन वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा एक डबल बॉन्ड के साथ। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। बट एक चीज देखो कि जब हम लोग लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर लेके चलेंगे तो कार्बन नंबर 1 पे 4 बॉन्ड्स है, 3 हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ, तो इसका टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट है। लास्ट वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन का बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन का, इसका भी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट है। लेकिन हम लोग का जो कार्बन है बीच वाला, इसमें तो 2 ही बॉन्ड दिखाई दे रहा हम लोग को, तो अगर इसमें 2 बॉन्ड है मतलब इसका टेट्रा वैलेंसी कवर नहीं हो पा रहा, तो ये स्ट्रक्चर गलत है हम लोग का। तो हम लोग का दूसरा स्ट्रक्चर कंसिडर कर सकते हैं। पहले कार्बन पे 4 बॉन्ड मतलब टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो गया, लास्ट कार्बन पे 4 बॉन्ड टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो गया, और बीच वाले कार्बन पे टोटल 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड और 2 कार्बन के साथ बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ पे भी 4 बॉन्ड टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो गया। तो स्ट्रक्चर को दोनों तरीके से मोल्ड कर सकते थे, लेकिन पहला वाला जो तरीका आया, ये पहला तरीका हम लोगों के लिए वैलेंसी को सेटिस्फाई करके नहीं चल रहा था, तो ये तरीका थोड़ा गलत निकल के आ गया। यही कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा लोगों को कि सर यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है कि ये फंक्शनल ग्रुप है। स्ट्रक्चर सोचना पड़ेगा थोड़ा, वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए तो हमेशा लेफ्ट से राइट सेटिस्फैक्शन, मतलब ये वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए चलो, तो वहां से रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट आराम से कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो फिर कुछ और हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जो भी डाउट है पूछ लो। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? चलो इसके बाद नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है जो और भी चीजों को आसान करता है। एक्चुअल में चीजों को बहुत आसान तो नहीं करता, हम लोगों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन को बहुत इजी कर देता है, बहुत फास्ट कर देता है। इस चीज को हम लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। एक्चुअल में बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, इसमें हम लोग हाइड्रोजन भी नहीं दिखाते, इसमें हम लोग केवल कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स को दिखाते हैं, और कार्बन के अलावा कोई दूसरे है एटम अगर है उसके पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो एटम्स हाइड्रोजन वाले कार्बन से अटैच्ड होंगे उसको दिखाते ही नहीं हम लोग, केवल हम लोग बॉन्ड्स को दिखाते हैं, कार्बन भी नहीं लिखते, और हम लोग कोई दूसरा एटम होगा अगर कार्बन के अलावा उन सब चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो सबसे पहला एग्जांपल था अपना CH3 के साथ CH3, मतलब बेसिकली C2H6। तो C2H6 को हम लोगों ने दो तरीके से रिप्रेजेंट किया था, जिसमें पहला एक्सपेंडेड फॉर्म हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, केवल ये फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं CH3 के साथ CH3। तो जब हम लोग इसको बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो बस एक स्ट्रेट लाइन से मेंशन कर सकते हैं। और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में दो चीजों का ध्यान रखना, जो भी एंड पॉइंट होंगे, कोई भी एक लाइन का जो भी एंड होगा वो एंड पॉइंट वाला पार्ट एक कार्बन होता है। पहला चीज, अगर उस एंड पॉइंट पे कोई दूसरा एटम नहीं है तो वो एंड पॉइंट हमेशा कार्बन होगा। जैसे एक रस्सी है मान लो, तो एक रस्सी में हमेशा दो एंड पॉइंट होगा, तो पहले एंड पॉइंट पे अगर कोई चीज बंधा हुआ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे इस रस्सी वाले पार्ट के एंड पॉइंट को कार्बन बोलेंगे, और दूसरे वाले साइड को भी हम लोग आराम से कार्बन बोल सकते हैं। तो जितने भी एंड पॉइंट्स होंगे जहाँ पे कोई दूसरा एटम नहीं है वहां पे कार्बन है, और जहां कहीं भी बेंड होगा एक,
तो बेंड वाले पार्ट पे भी हमेशा हम लोग एक कार्बन कंसिडर करके चल सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम लोग इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करें, एक लाइन है, तो इस लाइन का मतलब पहले वाले पॉइंट पे हम लोग का जो सबसे लेफ्ट का एंड पॉइंट है, यहाँ पे एक कार्बन है, और जो राइट का एंड पॉइंट है, यहाँ पे भी एक कार्बन है। तो इसका मतलब ये है कि दो कार्बन सिंगल लाइन से अटैच्ड हैं, तो कार्बन को टोटल 4 वैलेंसी चाहिए, जिसमें से एक तो कार्बन कार्बन आपस में अटैच करके बना गया। इसका मतलब बाकी 3 हाइड्रोजन्स होंगे, बाकी 3 हाइड्रोजन्स होंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ ऐसा मान के चलना होता है कि जो बॉन्ड्स नहीं दिख रहे, मतलब कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, बट 4 में से जितने बॉन्ड मिसिंग है उतने ही हाइड्रोजन होंगे। जैसे फर्स्ट कार्बन के ऊपर, इसको लेफ्ट साइड में लिख देते हैं, मान लो ऐसा बॉन्ड दे रखा, तो फर्स्ट एटम के ऊपर हम लोगों को केवल एक ही बॉन्ड दिख रहा है, मतलब यहाँ पे एक कार्बन है बेसिकली, और दूसरे एंड पे भी एक कार्बन है। तो फर्स्ट पॉइंट पे केवल एक बॉन्ड दिख रहा, अगर एक बॉन्ड दिख रहा मतलब 3 बॉन्ड मिसिंग है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा। दूसरे वाले कार्बन पे भी हम लोग को एक बॉन्ड दिख रहा, मतलब 3 बॉन्ड मिसिंग है, तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन होंगे। तो दोनों कार्बन के ऊपर 3-3 हाइड्रोजन होंगे। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। इस चीज को बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। केवल हम लोग बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और केवल लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी हम लोग कार्बन एटम को नहीं रिप्रेजेंट करते, हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट नहीं करते। केवल इन दोनों एलिमेंट्स के अलावा कोई तीसरा चौथा एलिमेंट होगा, उन सबको रिप्रेजेंट करते रहा करेंगे। जिसमें से हम लोग सबसे पहला पार्ट C2H6 को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और भी एग्जांपल्स की बात करते हैं, एक बार नोट कर लो इस पार्ट को। जहां जहां पे बॉन्ड एंड करेगा और कोई एटम नहीं है वहां पे, मतलब वहां पे कार्बन रहेगा। और जितने बॉन्ड्स मिसिंग होंगे कार्बन के टेट्रावैलेंसी में, मतलब 4 बॉन्ड बनाने के टाइम पे जितने बॉन्ड्स मिसिंग होंगे कार्बन पे, उतने ही हाइड्रोजन्स होंगे। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। सर जैसे दोनों कार्बन एंड्स के बीच में कोई दूसरा एटम होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बता रहे हैं, आएंगे उस रिप्रेजेंटेशन पे। जैसे मान लो कि ये स्ट्रक्चर दे रखा, तो इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में CH3 CH2 CH3 है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है, मतलब हम लोग 2 एंड पॉइंट्स रखेंगे और बीच में जो पार्ट है उसको एक बेंड फॉर्म में रखा करेंगे। मतलब हमेशा कार्बन चेन को हम लोग इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में डाल सकते हैं आराम से। तो इस केस में जो हम लोग का 3 कार्बन है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पहले एक कार्बन यहाँ पे, मतलब पहले हम स्ट्रक्चर केवल रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसको बॉन्ड लाइन में ऐसा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर ये भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने मन पे है, जो करना है करो, मतलब अपने मर्जी के ऊपर है। हम लोग जिस तरीके से लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन लाइन को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं, वहाँ कहीं बेंड होना चाहिए, अगर हम लोग सिंगल सिंगल बॉन्ड लेके चल रहे हैं तो। इस केस में जैसे अगर मान लो ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें हम लोग को मालूम करना है कितने कार्बन है, तो कैसे पता करेंगे? तो इस केस में जो भी एंड पॉइंट्स है वहाँ पे कोई एटम नहीं था, इसका मतलब वहाँ पे कार्बन है। उसके अलावा जहाँ पे एक बेंड हुआ वहाँ पे एक कार्बन है, तो टोटल 3 कार्बन मिलके आ गया। अब उसके बाद जो कार्बन नंबर 1 है, उस पे हम लोग केवल एक लाइन दिख रहा। एक लाइन दिखने का मतलब टोटल 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड्स मिसिंग है। अगर 3 बॉन्ड्स मिसिंग है, इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर टोटल 3 हाइड्रोजन रहेगा। लास्ट वाला कार्बन 3 नंबर, इस पे भी एक ही लाइन दिख रहा, मतलब एक बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड मिसिंग है। अगर 3 बॉन्ड मिसिंग है तो 3 हाइड्रोजन। जबकि कार्बन नंबर 2 पे 2 लाइन दिख रहा, मतलब 2 बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहा, 2 बॉन्ड्स मिसिंग है। अगर 2 बॉन्ड्स मिसिंग है तो यहाँ पे हम लोग 2 हाइड्रोजन मेंशन कर सकते हैं। तो CH3 CH2 CH3, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर आराम से निकाला जा सकता है। एग्जाम्पल नोट करते जाओ। सर CH3CO CH3 वाला दिखाइए ना कैसे बनेगा। बता रहे, रुक जा। अभी बहुत एग्जांपल्स कराएंगे, इसमें टेंशन मत ले, 10-12 एग्जांपल्स कराएंगे, अपने आप समझ में आएगा सारी चीजें। जैसे मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो इस कंपाउंड में हम लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दे रखे हैं, इसको हम लोग कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो करना क्या, नॉर्मली ये काम कर सकते हैं आराम से। जो भी एंड पॉइंट्स होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे एक एंड पॉइंट है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ एक कार्बन होगा।
इधर भी राइट साइड में एक इन पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा तो ये कार्बन होगा। उसके अलावा यहाँ पे एक बेंड है और बेंड के जगह पे कोई एटम नहीं दिख रहा। अगर कोई एटम नहीं दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पे भी एक कार्बन होगा, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो जहाँ पे लाइन एंड होगा और कोई दूसरा एटम नहीं है मतलब एक कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन मेंशन कर सकते हैं। अब एक चीज देखो, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ पे ये बॉन्ड एंड कर रहा है, लेकिन इसके एंड पॉइंट पे कार्बन नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रहा है। तो जहाँ पे भी कोई लाइन एंड करेगा बट वहां पे कोई ना कोई एटम एग्जिस्ट कर रहा, तब उस केस में उधर पे कार्बन एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसको ऐसा समझ लो जैसे एक रस्सी है, रस्सी के एंड में हम लोग पत्थर बांध रखे हैं, तो यहाँ अगर पत्थर है तो इधर कार्बन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट अगर दूसरी साइड कुछ नहीं है तो यहाँ कार्बन एग्जिस्ट करेगा। तो जहाँ बॉन्ड के एंड में कुछ नहीं है मतलब कार्बन है, अगर कुछ है तो जो दे रखा वही है एग्जैक्टली। तो इस केस में अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोगों के पास 3 कार्बन हो गए। जब इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में जब इसको रिप्रेजेंट किए तो 3 कार्बन हो गए। उसके बाद कार्बन नंबर 1, इस पे कितना बॉन्ड दिख रहा? 1। तो कितना मिसिंग बॉन्ड है? टोटल 3। अगर 3 मिसिंग बॉन्ड है इसका मतलब इस पे 3 हाइड्रोजन रहेंगे। लास्ट वाले कार्बन में, कार्बन नंबर 3 वाले पार्ट में भी 1 बॉन्ड दिख रहा, तो कितना मिसिंग है? 3। इसका मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गए। और बीच वाले कार्बन पे टोटल कितना बॉन्ड दिख रहा? तो 1 2 3 4। अगर 4 बॉन्ड दिख रहा तो एक भी बॉन्ड मिसिंग नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ये स्ट्रक्चर अपना कुछ इस तरीके से निकल के आया था प्रोपेनॉन वाले पार्ट में। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये अपना स्ट्रक्चर निकल के आया था जो हम लोग ऊपर डिस्कस भी किए थे प्रोपेनॉन वाले पार्ट में। तो कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन CH3, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और लास्ट वाले कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन। समझ आया? मान लो हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसका नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? मतलब एक तरीके से कंडेंस्ड फॉर्म में जो बॉन्ड वाला पार्ट था उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एक बार सोच के देखो। मतलब कंप्लीट कंडेंस्ड फॉर्म की बात नहीं कर रहे, एक नॉर्मल कंडेंस्ड फॉर्म में कार्बन कार्बन का बॉन्ड, बाकी एटम्स का बॉन्ड, उसके हिसाब से क्या स्ट्रक्चर होगा, एक बार सोच के देखो। सर CH3CH2OH। हाँ ठीक है। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर दे रखा, इस स्ट्रक्चर में जहाँ पे बॉन्ड बेंड हो रहा वहाँ एक कार्बन है, जहाँ पे बॉन्ड एंड हो रहा और कुछ नहीं दे रखा वहाँ पे भी एक कार्बन है, और इस साइड में बॉन्ड एंड तो हो रहा मतलब लाइन एंड हो रहा लेकिन वहाँ ऑक्सीजन है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ पे OH ग्रुप है। अब उसके बाद क्या करे? तो पहले कार्बन पे कितना बॉन्ड दिख रहा? तो एक ही बॉन्ड दिख रहा, मतलब मिसिंग कितना है? 3। अगर 3 बॉन्ड मिसिंग है तो 3 हाइड्रोजन। दूसरे कार्बन के ऊपर 2 बॉन्ड दिख रहा, तो 2 बॉन्ड मिसिंग है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी 2 बॉन्ड दिख रहा, तो ऑक्सीजन को 2 ही बॉन्ड बनाना है, उससे मतलब भी नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर में पहले कार्बन पे CH3, दूसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन CH2 और उसके बाद एक OH वाला पार्ट ले सकते हैं, मतलब इथेनॉल के स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ तक का पार्ट समझ में आया सबको? यस सर। यहाँ तक के पार्ट में कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो। चलो, अगर डाउट नहीं है तो क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन होगा। जो भी पार्ट मिसिंग है उस चीज को अब ये तुम लोग को बनाना है, ठीक है? मतलब कंडेंस फॉर्म मिसिंग है तो कंडेंस फॉर्म बनाओ, अगर एक्सपेंडेड फॉर्म मिसिंग है तो एक्सपेंडेड फॉर्म बनाओ, अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मिसिंग है तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना करके देखो। फटाफट ट्राई करते जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स। जो भी पार्ट जहां मिसिंग होगा उस चीज को बनाते जाना है।
और कंडेंस्ड फॉर्म में नॉर्मली जो सिंगल सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड वाला पार्ट था उस टाइप का ही कंडेंस्ड फॉर्म बनाना तुम लोग। पहले 5 क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। और थोड़ा जल्दी ट्राई करना। सर 4 ही है सर। 5 दे रखा है, 5। 4 कहाँ दे रखा है? 5वां कहाँ है? अरे 5 कंपाउंड नहीं दिखाई दिया? ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अच्छा ठीक है, अब दिखा। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। यस सर, हो गया। बढ़िया। सर बन गया। अच्छा, तो एक बार आंसर मिला लेना। हम पहले दूसरे के आंसर लिख रहे हैं, ठीक है? देखते हैं। कंडेंस्ड फॉर्म लिखना है ना, तो कंडेंस्ड फॉर्म वाले हम इसका दोनों तरह कंडेंस्ड फॉर्म लिख रहे हैं। CH3 CH2 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 CH3, और उसके अलावा CH3 CH2 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 CH3। और एक्सपेंडेड फॉर्म जब लिखेंगे तो टोटल 5 कार्बन था, सब पे एक एक हाइड्रोजन वाला पार्ट है। और हम ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं लिखेंगे, बहुत मेहनत मेहनत वाला काम होता है।
बस बेसिक प्रैक्टिस है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं इस चीज को। ये हम लोग का एक्सपेंडेड फॉर्म निकल के आएगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो बीच में वो लाइन देना जरूरी है कंडेंस इसमें फॉर्म? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, बट ऊपर वाला पार्ट ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, तो इसलिए हम लोग नॉर्मली इसी फॉर्म में काम करते हैं ताकि कंफ्यूजन कम हो। एक्चुअल में जब कंडेंस फॉर्म बोलेंगे तो बीच में लाइन देना नहीं चाहिए, तो ये कंडेंस्ड फॉर्म है। सेकंड वाले केस की बात करते हैं। सेकंड वाले केस में अगर हम लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन यूज करें तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ वाले पार्ट को लिखने का एक और तरीका हो सकता था, CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O OH, तो क्या COOH से रखा, तो पहला का क्या, मतलब पहला काम क्या करना है, तो पहले तो कार्बन दिखाया, कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन था तो ठीक है, फिर उसके बाद वापस एक और कार्बन है, तो पहले कार्बन का चारों बॉन्ड बन गया। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद कार्बन के ऊपर OOH दे रखा, तो OOH लिखने का मतलब है आइदर ये काम कर सकते थे OOH, बट कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो पाता, तो ये स्ट्रक्चर तो अच्छा नहीं है। तो उस केस में हम लोग आराम से एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा के काम कर सकते हैं। तो उस केस में एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH, 10th क्लास में सुना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे टोटल 2 ही कार्बन है, तो आराम से एक कार्बन दूसरा कार्बन लिखा और सेकंड कार्बन के ऊपर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH वाला पार्ट, तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये रिप्रेजेंटेशन होगा। और जब हम लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को एक्सपेंडेड फॉर्म में रखेंगे तो आराम से केवल कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अपना स्ट्रक्चर निकल के आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग आराम से, क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में 3 कार्बन है टोटल, तो जब 3 कार्बन है तो लास्ट वाले कार्बन के ऊपर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और एक OH ग्रुप है, तो 1 2 3 कार्बन लास्ट वाले कार्बन के ऊपर एक हम लोग का, जैसे बस ये देख लेना कितने कार्बन है, तो इसको बनाते वक्त ऐसा कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो जितने कार्बन बनाने उतने बॉन्ड को बेंड करके रख दिया। उसके बाद लास्ट कार्बन पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला पार्ट है और उसके अलावा उसी कार्बन वाले पार्ट पे एक OH वाला पार्ट है, तो OH वाला पार्ट सिंगल बॉन्ड के साथ आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ आएगा। और इन जनरल CH3 CH2, उसके अलावा कार्बन वाले पार्ट पे हम लोग OH रख सकते हैं, एक ये तरीका, या फिर CH3 CH2 और उसके अलावा कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ OH ग्रुप आराम से डाल सकते हैं। इन तीनों स्ट्रक्चर में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। केवल अभी हम लोग रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं, केवल रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट सीख रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन के बेसिक्स हैं, इतना धीरे ये सब चीज नहीं पढ़ाने का होता है, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं क्योंकि आगे दिक्कत नहीं आएगा इन सब चीजों में फिर बिल्कुल भी। 10th क्लास में एक टर्म सुना होगा ईस्टर, वही चीज है यहाँ पे। जैसे अगर ढंग से देखो तो यहाँ पे कार्बन को हम केवल मार्क कर रहे हैं, ठीक है, टोटल 3 कार्बन, फिर यहाँ ऑक्सीजन आ गया और उसके बाद फिर यहाँ पे कार्बन है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कार्बन, फिर उसके अलावा दूसरा कार्बन, उसके अलावा तीसरा कार्बन, फिर अब उसके साथ सिंगल बॉन्ड पे ऑक्सीजन है ना कि कार्बन, और उस ऑक्सीजन पे फिर से कार्बन है, ये पहले रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद क्या है, तो जिस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच था उस कार्बन पे एक और ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ कार्बन वाले पार्ट पे डबल बॉन्ड बना दिया। उसके बाद क्या है, तो पहले कार्बन पे एक ही बॉन्ड है, इसका मतलब पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे 2 बॉन्ड है, इसका मतलब दूसरे पे 2 हाइड्रोजन, और लास्ट वाले कार्बन पे एक ही बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ वाले पार्ट पे 3 हाइड्रोजन। ये अपना कंडेंस्ड फॉर्म रख सकते हैं, या फिर कंडेंस्ड फॉर्म में ऐसा भी कर सकते हैं CH3 CH2 COOCH3,
ये भी लिखने का तरीका होता है, और यही पार्ट सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए। जब ऐसा लिखा रहता है तो COOCH3, बस वैलेंसी को कंप्लीट करना है, टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट करना है, स्ट्रक्चर आराम से बनाया जा सकता है, CH3 CH2 COOCH3। और एक्सपेंडेड फॉर्म की जब बात करेंगे तो एक्सपेंडेड फॉर्म वाले पार्ट में ऐसा कुछ कंसिडरेशन होगा, सारे के सारे हाइड्रोजन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो CH3 फिर CH2 C डबल बॉन्ड O फिर वापस से CH3। इसको तो करना भी मत, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, अपने काम का नहीं होता। और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में स्पेशली जैसे जब एक साइक्लिक रिंग होगा, जैसे 10th क्लास में बेंजीन रिंग पढ़ा था, तो साइक्लिक रिंग को रिप्रेजेंट करते वक्त हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें कार्बन चेन को नहीं डाला जाता है, मतलब उस केस में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही सबसे बेसिक पार्ट माना जाता है। अब यहाँ पे टोटल 6 जगह पे बॉन्ड बेंड हो रहा है, इसका मतलब बेसिकली हम लोग के पास 6 कार्बन है, उसको ऐसा लिख देते हैं हम 6 मेंबर रिंग है, ऐसा मतलब एक हेक्स, क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोहेक्सेन, क्या बोलेंगे भाई इसको, पेंटागन, हेक्सागन, हाँ हेक्सागन है। तो हेक्सागन में जहां जहां पे बॉन्ड बेंड हो रहा है वहां वहां पे एक कार्बन है, इसका मतलब टोटल मिला करके 6 कार्बन है, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। अब हर एक कार्बन पे कितने बॉन्ड्स है, तो एक कार्बन पे 2 बॉन्ड, दूसरे पे भी 2 बॉन्ड, तीसरे पे भी 2 बॉन्ड, चौथे पे भी 2 बॉन्ड, हर एक कार्बन पे 2 बॉन्ड है, इसका मतलब हर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होगा, क्योंकि 2 बॉन्ड तो कवर हो चुका है, 2 बॉन्ड बाकी है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन होगा, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो इसके वजह से ओवरऑल स्ट्रक्चर CH2 फिर CH2 फिर उसके बाद CH2 दूसरे साइड से भी CH2 और यहाँ एक बॉन्ड, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सपेंडेड फॉर्म वाला पार्ट यूज मत करना, ये एक्सपेंडेड फॉर्म अपने के बिल्कुल काम का नहीं होगा। हम लोग आइदर ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यूज करेंगे और रेयरली हम लोग ये स्ट्रक्चर यूज किया करेंगे, ये भी स्ट्रक्चर यूज नहीं किया जाता है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, केवल पहले स्ट्रक्चर वाले पार्ट की हम लोग बात करेंगे, थोड़ा ध्यान रखने का इस चीज। यहाँ तक के पार्ट में कोई डाउट है किसी को? बताओ भाई, यहाँ तक के पार्ट में कोई डाउट किसी को? चलो, अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर वापस से कंटिन्यू करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स और हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब 5-6 स्ट्रक्चर्स और डिस्कस करेंगे। उन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं उस चीज का डिस्कशन करेंगे। फिर कुछ छोटे छोटे टर्म्स, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, होमोलोग्स क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड शेप क्या होता है, उन सब चीज़ों का बेसिक डिस्कशन करेंगे। फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, फिर डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग करना शुरू करेंगे एक लाइन से। आज हम लोग का ये बेसिक पार्ट था, थोड़ा इन लेक्चर्स का ध्यान रखना। डिग्री मतलब कंसंट्रेशन है उसका? जब बोल ही दिया नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, तो कुछ होगा तभी तो एक्सप्लेन करेंगे। कंसंट्रेशन होता तो फिर काहे को बोलते, बताओ। सर ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करें। कंसंट्रेशन तो हम लोग मोल कंसेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं ना भाई, तो काहे को उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आराम से, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। मजेदार टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत मजा आएगा इस चीज को पढ़ने में, ज्यादा टेंशन नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।